जय हिंद एवरीवन। मैं शुभम बरवे लक्ष्य अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। बेटा हम लोग आज आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर से पीवाईक्यूज करने वाले हैं, पीएनएसटी में आए हुए, जिसका सेकंड पार्ट हम लोग डील कर रहे हैं। पहले पार्ट में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे और उसमें हमने काफी सारे कॉन्सेप्ट भी सीखे थे। आज हम लोग आगे के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से वो देखेंगे और बहुत आसानी से हम उसको सीखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। तो आज सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो 9 नंबर का कॉन्जुगेट एसिड है ना। कॉन्जुगेट एसिड है, इससे ऐसे ही क्वेश्चन है। कॉन्जुगेट बेस पूछे गए हैं, है ना। कॉन्जुगेट बेस, तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस वाले जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये एक्चुअल में आए हुए एक थ्योरी से जिसको हम बोलते हैं ब्रोंस्टेन लॉरी। ब्रोंस्टेन एंड लॉरी थ्योरी अगर आपने पढ़ी है अच्छे से, कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर है, तो आपको ये जो कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस वाला जो कॉन्सेप्ट है बड़े आसानी से समझ में आएगा। तो चलो मैं पहले आपको थोड़ा सा थ्योरी के बारे में डिस्कस कर लूं यहाँ पर। तो हमारे पास सेकेंड थ्योरी आती है ब्रोंस्टेड लॉरी थ्योरी। ब्रोंस्टेड एंड लॉरी का सिद्धांत, ब्रोंस्टेड एंड लॉरी का सिद्धांत। सबसे पहली थ्योरी थी आर्रीनियस थ्योरी और मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ा चुका है। सेकंड थ्योरी है ब्रोंस्टेड एंड लॉरी। इसके बाद लुईस थ्योरी होगी और लुईस थ्योरी से कैसे क्वेश्चंस बने उसको बताने से पहले मैं उसको भी क्लियर बताऊंगा आपको कि लुईस थ्योरी क्या होती है। तो ब्रोंस्टेड एंड लॉरी की जो थ्योरी है, इसमें आपको एसिड और बेस को कैसे समझना है वो समझो। एसिड ऐसे पदार्थों को बोला गया जो H प्लस आयन डोनेट करते होंगे सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में। ठीक है, H प्लस आयन डोनेट करने वाली स्पीसीज एसिड कहलाती है और H प्लस आयन एक्सेप्ट करने वाली, ग्रहण करने वाली जो स्पीसीज है वो बेस कहलाती है। ठीक है, तो आर्रीनियस सॉरी ब्रोंस्टेड और लॉरी की जो थ्योरी थी उससे ब्रोंस्टेड अम्ल क्या कहलाते हैं, जो H प्लस आयन डोनेट करेंगे ऐसे पदार्थ को हम ब्रोंस्टेड अम्ल बोल देंगे, और जो H प्लस आयन एक्सेप्ट करेंगे उनको हम क्या बोल देंगे, ब्रोंस्टेड क्षार कह देंगे। क्लियर। चलो एक दो एग्जांपल्स में आपको बताता हूं, उससे क्लियर होगा, फिर उसके बाद इनके टाइप्स देखेंगे। पहले नंबर पे आओ। अगर हमारे पास यहां पर दिया है बच्चों HCl प्लस वाटर दिया है, ठीक है जी। अब इसमें देखो क्या बन गया, H3 प्लस और Cl माइनस बन गया। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, HCl को वाटर के साथ रिएक्शन करवाया तो H3 प्लस और Cl माइनस बना, मतलब HCl ने HCl से H प्लस आयन रिलीज हो रहा है, मतलब ये क्या कहलाएगा भैया, एसिड। HCl H प्लस आयन डोनेट कर रहा है मतलब ये एसिड, और वाटर H प्लस आयन एक्सेप्ट कर रहा है तो वाटर क्या है, बेस। बात समझ में आ रही है। तो ब्रोंस्टेड एसिड और बेस में क्या होता है कि जब दो स्पीसीज आपस में रिएक्ट कर रही है तो जो H प्लस दे रही है वो एसिड है और जो H प्लस ले रही है वो क्या है, बेस है। एक एग्जांपल और देखिए, यहां पर अपन ने ले लिए NH3 और फिर वाटर। वाटर हर केस में एसिड के ऐसे बिहेव नहीं करेगा, वो डिपेंड करता है उसके साथ जुड़ने वाली स्पीसीज के ऊपर। तो ये बनेगा NH4 प्लस, प्लस यहां से आया OH माइनस। चलो जल्दी से चेक करके मुझे बताओ, यहां से NH3 और वाटर की जब रिएक्शन हो रही है तो यहां से H प्लस इधर आ रहे हैं, वाटर से H प्लस इधर आ रहे हैं, यहाँ पे HCl से H प्लस इधर गया था, यहां से H प्लस इधर आ रहे, मतलब इस बार वाटर H प्लस डोनेट कर रहा है तो ये एसिड बन गया, और NH3 H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है मतलब ये बेस बन गया। क्लियर। तो आपको ये सिचुएशन देखना पड़ेगा रिएक्शन में कि कौन H प्लस दे रहा है और कौन H प्लस ले रहा है। जो H प्लस देगा वो एसिड और जो H प्लस लेगा वो बेस। बात समझ में आई है। चलो अब अपन बात करेंगे सर यहाँ पे टाइप्स ऑफ एसिड की। किसकी बात करेंगे बेटा, टाइप्स ऑफ एसिड की, कि भाई जो ब्रोंस्टेड एंड लॉरी थ्योरी से एसिड कितने टाइप के होते हैं। क्लियर। चलो तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ एसिड, टाइप्स ऑफ एसिड या अम्ल, तो अम्ल कितने प्रकार के हैं वो देख लेते हैं। तो बेटा यहाँ पे अपन लोग ना तीन टाइप के एसिड पढ़ते हैं, एक न्यूट्रल एसिड,
उदासीन अम्ल, एक पढ़ते हैं एनाइनिक अम्ल, ऋणावेशित एसिड, ऋणावेशित अम्ल, और तीसरे नंबर पे पढ़ते हैं केटाइनिक एसिड, धनावेशित अम्ल। तीन प्रकार के अम्ल हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है जी। उदासीन, ऋणावेशित और धनावेशित, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे आता है न्यूट्रल एसिड। उदासीन अम्ल, देखो जनरली न्यूट्रल एसिड को कैसे डिफाइन करोगे, तो ऐसे एसिड जिन पर कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है। और आपको एक बात याद रखना है, उसमें H हाइड्रोजन आयन होना बहुत जरूरी है। ऐसे एसिड को न्यूट्रल एसिड के अंदर रखोगे जिन पे हाइड्रोजन तो एटम होगा, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बात याद रखनी है कि उनपे कोई चार्ज नहीं होगा। तो न्यूट्रल एसिड मतलब उदासीन अम्ल का मतलब ये है ऐसे अम्ल जिन पर कोई चार्ज नहीं होगा। जैसे एग्जांपल में बताता हूँ, ध्यान सुनना, थ्योरी में नहीं लिख रहा हूँ, इसके साथ साथ आप समझते चलो। जैसे HCl, अच्छा इसमें न्यूट्रल एसिड में आपके वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड दोनों आ जाते हैं। जो अपन ने आर्हेनियस एसिड पढ़े थे कि नहीं, वीक एसिड और वीक बेस, सॉरी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड, दो टाइप के एसिड पढ़े थे आर्हेनियस में, वो सबके सब यहाँ आ जाएंगे न्यूट्रल एसिड में। तो यहाँ पे HF, HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4, HClO3, HClO4, ये स्ट्रॉन्ग एसिड भी मिक्स लिख दे रहा हूं मैं, HCN, H2CO3, HCOH, H3PO4, H2SO3, HNO2, और भी लिख सकते हैं C6H5COH, है ना, C2O4, ऑक्सिलिक एसिड को अपन लिख सकते हैं C2H2O4। ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल अपन लिख सकते हैं किसके अंदर, न्यूट्रल एसिड के अंदर। तो जितने भी, चाहे वो वीक एसिड हो चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड हो, वो सबके सब यहाँ न्यूट्रल एसिड के अंदर आ जाएंगे, ठीक है जी। सेकेंड नंबर पे आओ, सेकेंड नंबर पे आओ, सेकेंड नंबर पे देखो मैंने क्या बोला था, एनाइनिक एसिड। एनाइनिक एसिड प्रॉपर नोट्स में इंक्लूड भी करते चलना, प्रॉपर नोट्स में इंक्लूड भी करते चलना, ठीक है जी। एनाइनिक एसिड मतलब ऐसे एसिड जिन पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो बेटा यहाँ पे देखो कौन से होंगे ऐसे, चलो तो यहाँ पे अपने पास काफी सारे, जैसे OH माइनस हो गया, जैसे HSO4 माइनस हो गया, जैसे HPO4 माइनस हो गया, जैसे यहीं पर, यहाँ सॉरी H2PO4 लिख सकते हो, HPO4 2 माइनस हो गया, ठीक है ना। यहीं पर HCO3 माइनस हो जाएगा। यहीं पर हमारे पास और भी एग्जांपल्स अपन ले सकते हैं, HSO3 हो जाएगा, ठीक है, HS माइनस हो जाएगा, ठीक। और ले लीजिए आप HCO3, C2O4, C2H O4 माइनस हो गया। ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं यहाँ पे एनाइनिक एसिड में, ठीक है। तो एनाइनिक एसिड में अपन ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हैं। अब बात करते हैं केटाइनिक एसिड की। तो इधर वाला कॉन्सेप्ट मैं मिटा देता हूँ, आप इसको क्लिक करके आप इसको नोट डाउन कर लेना। इस साइड में लिख दे रहा हूँ केटाइनिक एसिड फटाफट से, या फिर एक काम करते हैं, चलो नेक्स्ट स्लाइड में ही लिखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखो, नेक्स्ट स्लाइड में देखो, तीसरा है केटाइनिक एसिड, केटाइनिक एसिड, ठीक है, तीसरे नंबर पे।
ओके, अब ये केटाइनिक एसिड जो है इनके एग्जांपल देखना। केटाइनिक एसिड मतलब जिन पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। ठीक है जी, तो पॉजिटिव चार्ज वाले जितने एग्जांपल है अपन यहाँ लिखते हैं। जैसे NH4 प्लस हो गया, जैसे H3O प्लस हो गया। कॉम्प्लेक्स वाले एग्जांपल ले सकते हो जिनमें वाटर मॉलिक्यूल हो। कौन सा मॉलिक्यूल हो, वाटर। जैसे AgH2O होल ट्वाइस, यहाँ पे प्लस चार्ज होगा। ठीक है, यहीं पर FeH2O होल 6, यहाँ पे 3 प्लस चार्ज होगा। ठीक है, और एक दो एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। एल्यूमिनियम का एक एक्वा कॉम्प्लेक्स ले लो, ये देखो यहाँ पे 3 प्लस चार्ज होगा। तो ये जो एग्जांपल्स हैं, ठीक है, ये केटाइनिक एसिड के अंदर आ जाएंगे। अब इनमें मैं एक एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। एक एक एग्जांपल में तीनों के बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया न्यूट्रल एसिड, एनाइनिक एसिड, और तीसरे नंबर पे अभी मैंने बताया केटाइनिक एसिड। तो तीनों के एग्जांपल को मैं यहाँ पे डील करके बताता हूँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहले मेरे पास है न्यूट्रल एसिड। तो न्यूट्रल एसिड में से HCl है, इसको वाटर के साथ डिसॉल्व किए तो ये बना लेगा क्या, H3O प्लस प्लस Cl माइनस। तो देखो ये यहाँ पे क्या था, न्यूट्रल एसिड था। ये न्यूट्रल एसिड था जो H प्लस आयन दे रहा है। दूसरे नंबर पे आओ, एनाइनिक एसिड। दूसरे नंबर पे क्या आ रहे हैं, एनाइनिक एसिड। ठीक है जी, तो एनाइनिक एसिड जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया HS माइनस प्लस H2O। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, H3O प्लस, और यहाँ पे सल्फर के ऊपर 2 नेगेटिव, जो सल्फाइड आयन निकला। तो ये कैसा एसिड है, एनाइनिक एसिड है, शॉर्ट पे लिख रहा हूं इसको। ठीक, और तीसरे नंबर पे अब हमारे पास क्या आ गया बेटा, केटाइनिक एसिड। केटाइनिक एसिड में देखो जैसे NH4 प्लस है, वाटर के साथ रिएक्ट करवाए तो ये बन जाएगा NH3, और साथ में क्या निकला, H3O प्लस, मतलब इसने H प्लस आयन दिया, तो ये कौन सा एसिड हो गया, केटाइनिक एसिड हो गया। आप बोलोगे सर ये कॉम्प्लेक्स वाला एक एग्जांपल देते तो और अच्छे से समझ में आ जाता। तो ठीक है, कॉम्प्लेक्स वाला एग्जांपल दे देते, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जरा, ये कॉम्प्लेक्स वाला एक एग्जांपल लेता हूं, देखना। AgH2O होल ट्वाइस, इसको डाई एक्वा सिल्वर 1 आयन बोल सकते हैं। ठीक है जी, अब इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाया मैंने, इस कॉम्प्लेक्स को। ठीक है, तो यहां से देखो एक H निकला, एक वाटर मॉलिक्यूल से एक H निकाल के इस पे जोड़ दो, तो ये बन गया H3O प्लस। ठीक है, और साथ में अब ये जो कॉम्प्लेक्स होगा इसमें Ag, एक वाटर का मॉलिक्यूल और एक OH माइनस आयन अंदर। ठीक है, ये अब देखो यहाँ चार्ज प्लस चार्ज था पहले, लेकिन एक नेगेटिव लिगेंड बन गया यहाँ पे OH माइनस, इसलिए चार्ज यहाँ से खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे देखो ये कॉम्प्लेक्स में जब भी आपको एक्वा लिगेंड दिख जाए, वाटर जो है एक्वा लिगेंड दिख जाए, तो हमेशा याद रखना यहाँ पर ये, और कॉम्प्लेक्स पे क्या चार्ज दिख जाए, पॉजिटिव चार्ज, तो ये आपके पास कैसा कॉम्प्लेक्स होगा या कैसा एसिड होगा, तो ये बेटा आपको याद रखना है केटाइनिक एसिड होगा। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अगर आ जाते हैं और अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो फिर गड़बड़ होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्लियर, तो ये तो मैंने आपको क्या बताया अभी, 3 टाइप के एसिड और उनके एग्जाम्पल। अब अपन आगे बढ़ते हैं यहाँ पे बेस, कि हमारे पास ब्रॉन्स्टेड बेस जो है वो कितने टाइप के हैं और उनको अपने को कैसे करना है। तो ब्रॉन्स्टेड बेस बेटा हमारे पास ओनली 2 टाइप के अपन लोग पढ़ते हैं। कितने टाइप के पढ़ते हैं, 2 टाइप के पढ़ते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ बेस सॉरी, एक आप पढ़ेंगे यहाँ पे न्यूट्रल बेस, और दूसरे नंबर पे आप पढ़ेंगे एनाइनिक बेस। ठीक है, न्यूट्रल मतलब उदासीन क्षार और एनाइनिक का मतलब ऋणावेशित क्षार। सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पर किसकी, न्यूट्रल बेस की। सर ये जो न्यूट्रल बेस आप बता रहे हैं, ये न्यूट्रल बेस के एग्जांपल में आप क्या क्या ले सकते हैं। जनरली नाइट्रोजन की जितनी भी स्पीसीज है, जितनी अपन जानते हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन के पास क्या होता है, एक लोन पेयर होता है, और उनकी जनरली इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होती है, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अदर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में सबसे कैसी, थोड़ी कम है। ठीक है, चलो देखते हैं एग्जांपल न्यूट्रल बेस में।
अमोनिया और इसके डेरिवेटिव जितने हैं, वो सारे के सारे अपन यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अमोनिया NH3, फिर RNH2 1 डिग्री एमीन, R2NH 2 डिग्री एमीन, R3N 3 डिग्री एमीन। यहीं पर मैं लिखूं NH2 इसको बेटा हाइड्रोजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजीन बोल देते हैं। यहीं पे मैं लिखूं पीएच या C6H5NH इसको फेनिल हाइड्रोजीन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? फेनिल हाइड्रोजीन बोल देते हैं। क्लियर है? इसी के आगे हम बढ़ते हैं। ये पाइरिडी, ये बेंजीन टाइप की रिंग है, लेकिन एक नाइट्रोजन एलिमेंट यहाँ पे रहता है, पाइरिडी। यहीं पे आपके पास है एनिलीन, PHNH2 एनिलीन। क्लियर? तो आपके पास जो नाइट्रोजन की यहाँ पे कुछ स्पीसीज में लिख रहा हूं या मैंने लिखा है, ये सारे के सारे न्यूट्रल बेस के अंदर आ जाएंगे। किसके अंदर आ जाएंगे? न्यूट्रल बेस के अंदर आ जाएंगे। और भी एग्जांपल इसमें लिख सकते हैं, पर जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो सारे के सारे अपन इस पे कंसीडर कर ले रहे हैं। सेकेंड नंबर पे आते हैं एनाइनिक बेस। एनाइनिक बेस, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे तब जाके आपसे कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस क्लियर होगा, इसलिए इसको समझना बड़ा जरूरी है। ठीक है? एनाइनिक बेस, एनाइनिक बेस क्या होते हैं? तो बच्चों जिन पे कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज। ठीक है? एग्जांपल देखो, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, OH माइनस, Cn माइनस, HS माइनस। ठीक है? जनरली नेगेटिव चार्ज स्पीसीज जो है, जो H प्लस आयन को एक्सेप्ट कर सकती हैं, उनको अपन क्या बोल देते हैं? एनाइनिक बेस। क्लियर? उनको हम क्या बोल देते हैं? एनाइनिक बेस। क्लियर है? चलो और लिखते हैं HCO3 माइनस, HSO4 माइनस। यहां पर कुछ स्पीसीज में एनाइनिक बेस में लिख रहा हूं जो एनाइनिक एसिड की तरह भी काम कर रही थी। ठीक है? तो वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा कौन कौन सी स्पीसीज है। HPO4 माइनस 2 माइनस, HPO4 माइनस। ठीक है? ओके, HSO3 माइनस। ऐसे काफी सारे एग्जांपल अपन यहाँ पे ले सकते हो। तो इंपॉर्टेंट वाले सारे मैंने करवा दिया हूँ, इसको आप नोट कर लेना। ठीक है? अब इसी के बाद ना एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको एम्फीप्रोटिक स्पीसीज बोलते हैं। एम्फीप्रोटिक स्पीसीज का मतलब क्या होता है? ऐसी स्पीसीज जो H प्लस आयन को डोनेट भी कर सकती है और एक्सेप्ट भी कर सकती है। इससे भी क्वेश्चन आया है, इसलिए मैं इसको भी पहले समझा देता हूँ, फिर क्वेश्चन तो आगे आएगा और वो अपन कर लेंगे, उससे कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे तीसरी स्पीसीज है एम्फीप्रोटिक, एम्फीप्रोटिक स्पीसीज। एम्फीप्रोटिक स्पीसीज। ठीक है जी? तो ये एम्फीप्रोटिक स्पीसीज जो है, इसके क्या कहने हैं देखो जरा। तो भैया एम्फीप्रोटिक जो स्पीसीज होती है ना, शॉर्ट पे मैं ये लिख रहा हूँ, AS लिख दिया इसको। एम्फीप्रोटिक स्पीसीज ऐसी स्पीसीज होती है जो H प्लस आयन डोनेट भी कर सकती है और H प्लस आयन एक्सेप्ट भी कर सकती है। मतलब ऐसी स्पीसीज जो H प्लस आयन दे भी सकती है और H प्लस आयन ले भी सकती है, उसको अपन एम्फीप्रोटिक स्पीसीज बोल देते हैं। क्लियर है कि नहीं है? चलो आगे बढ़ेंगे। चलिए मैं कुछ एग्जांपल आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। जैसे देखना, अगर मेरे पास यहाँ पे दिया है H2S, ठीक है? इससे मैंने एक H प्लस निकाला तो ये HS माइनस बना है। यहां से मैंने एक H प्लस क्या कर दिया? कम कर दिया, तो ये बन गया। अब इससे मैं एक H प्लस आयन निकालू तो ये S2 माइनस आयन बन जाएगा, और इस पे अगर मैं एक H प्लस आयन जोड़ दूं तो ये पुनः H2S बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो ये जो स्पीसीज दिख रही है आपको, इसको अपन एम्फीप्रोटिक स्पीसीज बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये आगे H प्लस आयन दे भी सकती है और एक H प्लस आयन ले भी सकती है, तो इसको अपन एम्फीप्रोटिक स्पीसीज बोलेंगे। क्लियर? दूसरे नंबर पे आओ, दूसरे नंबर पे आओ। जैसे मेरे पास है H2SO4, क्या है? H2SO4, एक H प्लस आयन निकालो तो पहले बना HSO4 माइनस। ठीक है? बाई सल्फेट आयन इसको अपन बोल सकते हैं। ठीक है? तो एक H प्लस निकालने पे ये बन गया। अब ये वाला जो बाई सल्फेट आयन है, अगर ये आगे एक और H प्लस आयन इससे निकाल दोगे तो ये SO4 2 माइनस आयन बन जाएगा ना, सल्फेट आयन। ओके? और यहां से अगर ये सल्फेट बाई सल्फेट आयन है, अगर इस पे एक H प्लस आयन एक्सेप्ट करा दो तो पुनः ये H2SO4 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो ये वाली जो स्पीसीज आपको नजर आ रही है,
ये H प्लस आयन दे भी सक रही है और H प्लस आयन ले भी सकती है, तो इसको आप एम्फीप्रोटिक स्पीसीज बोलेंगे। यहाँ पर क्या बोलोगे? एम्फीप्रोटिक स्पीसीज यहाँ पे आप बोल दोगे। एक लास्ट एग्जांपल बता रहा हूँ जो एग्जाम में बहुत बार पूछते रहता है, वो है फास्फोरिक एसिड से H3PO4। इससे अगर मैं एक H प्लस आयन निकालूं तो पहली फुर्सत में H2PO4 माइनस बनेगा। देखो ध्यान से समझना, अगर H प्लस आयन जितने निकाल रहे हो आप एसिड से, उतना ही उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, उतना ही उसके पास क्या आता है? नेगेटिव चार्ज आता है। इसको अच्छे से याद रखना है। ओके, अब ये जो आपके पास आयन आया है, इससे अगर मैं एक H प्लस आयन निकालूं तो बेटा एक H प्लस कम होगा तो HPO4, एक नेगेटिव चार्ज पहले से था, एक और बढ़ जाएगा तो ये 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहां से अगर इसमें एक H प्लस आयन जोड़ दूं तो माइनस चार्ज कम हो जाएगा और एक H जुड़ेगा तो ये बन जाएगा H3PO4। ठीक है, मतलब ये जो स्पीसीज है एक H प्लस आयन दे भी सकती है, एक H प्लस आयन ले भी सकती है, इसलिए इसको हम एम्फीप्रोटिक स्पीसीज बोलेंगे। ठीक है जी, तो इसके भी काफी सारे क्वेश्चंस है। अब मैं इसके बाद सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, जिसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए, बहुत सारे क्वेश्चंस आए और बड़े इजी क्वेश्चंस है। तो देखो, नेक्स्ट हेडिंग है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। इसको आप हिंदी में क्या कहते हैं जी? संयुग्मित अम्ल क्षार युग्म। संयुग्मित अम्ल क्षार युग्म बहुत ही शानदार है, बहुत आसानी से क्वेश्चन इसके बन भी जाएंगे आपसे। ठीक है जी, समझते चलना। अब सर ये कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस का जो पेयर आप बना रहे हो, कैसे बनेगा? बेटा इसमें थ्योरी रट्टा नहीं मारना है, कॉन्सेप्ट सीखना है बस। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है तो फटाफट से बन जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनते जाओ। अगर हमारे पास कोई एसिड है, उससे अगर मैंने एक H प्लस आयन निकाला, ओनली वन H प्लस आयन, इसको ध्यान रखना, तो जो स्पीसीज बनेगी उसको कॉन्जुगेट बेस बोलेंगे। उसको कॉन्जुगेट क्या बोलेंगे? बेस बोल देंगे। ठीक है, इधर आगे मैं बताता हूं आपको, ध्यान से सुनना। अगर कोई बेस है मेरे पास, ब्रॉन्स्टेड बेस, अब बेस क्या करता है जी? H प्लस आयन को एक्सेप्ट करता है, लेकिन ओनली कितना H प्लस आयन होना चाहिए? वन। यहां पे भी लिख देता हूं, ओनली वन H प्लस आयन डोनेट कर रहा हो, या ओनली वन H प्लस आयन एक्सेप्ट कर रहा हो। अगर कोई बेस वन H प्लस आयन एक्सेप्ट करता है तो जो स्पीसीज बनेगी उसको कॉन्जुगेट एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट एसिड। जबकि यहां पे क्या बोल रहा हूं मैं, जब कोई एसिड एक H प्लस आयन क्या कर देता है? डोनेट कर देता है, तो जो स्पीसीज बनती है उसको कॉन्जुगेट क्या बोलते हैं? बेस। मतलब कहने का क्या है, ध्यान से समझ लो। अम्ल से एक H प्लस आयन निकालोगे तो जो स्पीसीज बनेगी उसको कॉन्जुगेट बेस बोलेंगे, संयुग्मित क्षार बोलेंगे। अगर क्षार में अगर कोई बेस है, बेस में एक H प्लस आयन जोड़ दोगे तो जोड़ने पे जो स्पीसीज बनेगी वो उसका कॉन्जुगेट अम्ल कहलाएगी, संयुग्मित अम्ल कहलाएगी। क्या बात सबको समझ में आ रही है? बात सबको समझ में आ रही तो मैं एक एग्जांपल देता हूं, उसको अगर एग्जांपल से आपको सारी क्लियरिटी आ जाती है तो कमेंट में जल्दी से बता देना कि सर मुझे ये चीज क्लियर हो गई है। अगर किसी को छोटा मोटा डाउट आता है तो आप कमेंट में जरूर मुझे बताएं, ताकि मैं उसको आपको रिप्लाई जरूर दे दूं उसका। ठीक है, हालांकि मैं डाउट लाइक कुछ चीज छोड़ नहीं रहा हूँ, सारी चीजें आपको क्लियर करवा दे रहा हूँ। क्लियर? चलो, थोड़ा सा टाइम लग रहा है सॉल्यूशन में, लेकिन क्या करें, सॉल्यूशन तभी ज्यादा बेटर है जब आपसे क्वेश्चन साथों साथ बनते जाए कॉन्सेप्ट के। चलो, तो यहां देखिएगा, अगर मेरे पास एक एसिड है, एक एग्जांपल जैसे HCl है, इससे मैंने एक H निकाला तो यहाँ क्या बनेगा? Cl माइनस। मतलब ये क्या था भैया? एसिड, और इसका ये क्या बन गया? कॉन्जुगेट बेस। मैं इसको शॉर्ट में कॉन्जुगेट बेस को Cb लिखूंगा। ठीक है जी, तो HCl का कॉन्जुगेट बेस क्या बन गया? Cl माइनस। ठीक है, जब भी आपको कॉन्जुगेट बेस बनाने बोलेगा तो सामने वाली स्पीसीज एसिड होगी। क्या होगी? एसिड। अगर मेरे को किसी ने बोला CH3COOH, सर ये अम्ल है, इसका कॉन्जुगेट बेस बनाओ, तो मैं बड़े आसानी से बना दूंगा। एक H हटाना है बस, यहां से हटाओ तो ये बन गया CH3CO माइनस, ये कॉन्जुगेट बेस बन गया। क्या बात समझ में आ रही है? ओके, इधर आते हैं। सर अगर हमारे पास कोई बेस है, उस पे H प्लस आयन अगर मैं एक्सेप्ट करवा दूं तो क्या बनेगा? जैसे देखो NH3, इस पे एक H प्लस आयन एक्सेप्ट करवाओ,
तो भैया ये क्या बनेगा, NH4 प्लस बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये क्या है, बेस, और ये जो बना है H प्लस आयन एक्सेप्ट करने पे, ये इसका कॉन्जुगेट क्या है, एसिड। कॉन्जुगेट क्या है, एसिड। क्या बात सबको समझ में आई है। अगर मैं बोलूं मेरे पास NH2 माइनस है और इसका मेरे को कॉन्जुगेट एसिड बनाना है, क्या बनाना है, कॉन्जुगेट एसिड बनाना है, कैसे करोगे, एक H प्लस आयन जोड़ दोगे और जोड़ने पे क्या बन गया, NH3, तो ये कॉन्जुगेट क्या बन गया, इसका एसिड। मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई है। तो जो भी स्पीसीज देगा उससे क्या बनाना है वो पूछेगा, तो आपको केवल कॉन्सेप्ट समझना है। अगर वो बोलेगा कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो H प्लस निकाल दो, आगे वाली स्पीसीज क्या होगी, एसिड। और अगर उसने बोल दिया कॉन्जुगेट एसिड बनाना है तो सामने वाली स्पीसीज होगी बेस, और बेस हमेशा H प्लस आयन को एक्सेप्ट करती है, तो एक H प्लस आयन जोड़ के बता दो कि भैया ये स्पीसीज कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगी उसकी करके। क्लियर। अब एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, उसके बाद अपन क्वेश्चंस करेंगे। क्या है देखो, एक इंपॉर्टेंट नोट क्या है वो देखो। अब भैया हमने एक बात तो बता दी आपको कि एसिड जो है इससे एक H प्लस आयन निकलता है, एक H प्लस आयन निकलता है, तो कॉन्जुगेट क्या बनता है, बेस। ये तो सबको क्लियर हो गया। सर एसिड आपने बोले थे दो प्रकार के होते हैं, एक बोला था आपने स्ट्रॉन्ग एसिड, जब आर्हेनियस एसिड बेस पढ़े थे, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक क्या पढ़े थे, वीक एसिड। अब भाई स्ट्रॉन्ग एसिड हो चाहे वीक एसिड हो, H प्लस तो देंगे। तो देखो ध्यान से, अब स्ट्रॉन्ग एसिड से अगर H प्लस आयन निकलेगा तो जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो वीक बनेगा, इसको अच्छे से याद रखना। वीक कॉन्जुगेट बेस बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक होगा और वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। इससे भी क्वेश्चन आ चुका है, इससे भी क्वेश्चन आ चुका है। स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस कैसा बनेगा, वीक। जैसे देखो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिया था, या कौन सा एसिड लिए थे, स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा ये कैसा है, वीक। इसको मैं बोलूंगा वीक कॉन्जुगेट बेस। और ये कैसा एसिड लिया था मैंने, वीक। वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस जो बनाए थे वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग। कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग। अब ये कॉन्सेप्ट ना अपने को ऑर्गेनिक में काम आते हैं, जब अपन रिएक्शन वगैरह करते हैं तो रिएक्शन में जब हमको बीच में यहाँ पे एसिड और बेस दे दिया जाता है, तो उस केस में हमको ये कॉन्सेप्ट समझने होते हैं कि यहाँ पे जो बेस दिया है वो स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करेगा, बेस स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करेगा। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट बड़े हेल्पफुल रहते हैं आपके लिए, तो इसको अच्छे से समझना। तो मैंने क्या बोला, स्ट्रॉन्ग एसिड का जो बेस कॉन्जुगेट बेस आएगा वो वीक होएगा, और वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। इसी प्रकार से ये एक और कॉन्सेप्ट, आप बेस की बात कर लेते हैं। तो सर बेस जो है वो एक H प्लस आयन एक्सेप्ट करता है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड बनता है, ठीक है जी। सर हमने आपको बताए थे कि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस ये दो टाइप के बेस होते हैं। तो बच्चों जब स्ट्रॉन्ग बेस एक H प्लस आयन एक्सेप्ट करेगा तो वीक कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। कॉन्जुगेट एसिड तो बनना है लेकिन वीक कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। क्या बनेगा, वीक कॉन्जुगेट एसिड बनेगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस जब एक H प्लस आयन एक्सेप्ट करता है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड कैसा बनेगा, वीक। और जब वीक बेस एक H प्लस आयन एक्सेप्ट करेगा तो उसका कॉन्जुगेट एसिड कैसा बनेगा, स्ट्रॉन्ग। तो ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड यहाँ पे ऐसा बनेगा। क्लियर। चल अगर यहां तक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है आपको तो बिल्कुल कमेंट में आप मुझे छाप देना कि सर हमको सारी चीजें क्लियर हो चुकी है, अब आप क्वेश्चन करा दो। हम क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे बनाएंगे कि पूछे मत, बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन आपसे बनने वाले। अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं, देखो 90 नंबर का क्वेश्चन, इसके पहले 8 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, देखो बड़ा फटाफट से बनने वाला है। NH2 माइनस का कॉन्जुगेट एसिड, बेटा बेटा क्या बोला है, NH2 माइनस है, इसका कॉन्जुगेट एसिड बोला। कॉन्जुगेट एसिड बनाना है मतलब सामने वाली स्पीसीज क्या है, बेस। बच्चों ध्यान से समझ लो, NH2 माइनस का कॉन्जुगेट एसिड बोल रहा है मतलब सामने वाली स्पीसीज क्या है, बेस। और बेस क्या करती है, एक H प्लस आयन एक्सेप्ट करती है, तो क्या बनेगा, कॉन्जुगेट एसिड NH3। आंसर क्या लगा दोगे, ए। आंसर क्या लगा दोगे, ए। बोलो बना कि नहीं 5 सेकंड के अंदर, बना कि नहीं 5 सेकंड के अंदर। फिर बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे, बहुत आसान। आप ईयर भी देख लेना, किस ईयर में पूछा है वो ईयर भी देख लेना जरा, क्लियर। और इतने जल्दी क्वेश्चन अगर आपके बनेंगे तो कौन आपका सिलेक्शन रोक सकता है, कमेंट में जरूर छाप के बताना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। H2PO4 माइनस का कॉन्जुगेट बेस, बेटा बोल क्या रहा है, बोल क्या रहा है, देखो H2PO4 माइनस, इसका क्या बोल दिया, कॉन्जुगेट बेस। सर कॉन्जुगेट बेस बनाना है मतलब सामने वाली स्पीसीज क्या है, एसिड। सामने वाली स्पीसीज क्या है, एसिड।
अब बेटा ये एसिड है, कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो एसिड तो हमेशा H प्लस आयन डोनेट करती है, हमने ब्रोंस्टेड एसिड और बेस में पढ़ लिया है। तो बेटा H प्लस आयन निकालो ना, इससे H प्लस आयन निकालोगे तो HPO4, अब एक माइनस पहले से था, एक H बाहर गया तो एक माइनस और बढ़ाना, तो HPO4 2 माइनस कहाँ है, जल्दी से चेक करो, जल्दी से चेक करके बता दो कहां पर है। अच्छा सर डी में दिखा, डी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, वेरी गुड, डी ऑप्शन में। अब कितने बच्चे ऐसे हैं जो ये भी कमेंट कर देना कि सर हमको आपसे पहले बन गया है, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट बड़े आसानी से सीख लिए, आपसे क्वेश्चन हमने पहले लगा दिए। ठीक है जी, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखना जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से करना है। हाइड्रोजोइक अम्ल का कॉन्जुगेट बेस, हाइड्रोजोइक एसिड का कॉन्जुगेट बेस। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये हाइड्रोजोइक एसिड का सूत्र बता देते तो बड़ा अच्छा रहता। तो बेटा हाइड्रोजोइक एसिड जो है ना, ये HN3 होता है और इसका कॉन्जुगेट बेस बोल दिया। सर कॉन्जुगेट बेस बनाने बोल रहा है, मतलब सामने वाली स्पीसीज क्या है, एसिड है। सामने वाली स्पीसीज क्या है, एसिड है। और एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनाते हो तो एक H प्लस आयन को बाहर करते हो तो N3 माइनस आपका कॉन्जुगेट बेस बनेगा कि नहीं बनेगा। जल्दी से आंसर बताओ, कितने बच्चों का सी आंसर आ रहा है, कितने बच्चों का सी आंसर आ रहा है, कमेंट में जरूर लिखना एक बार। क्लियर, बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अच्छा ये एक रिएक्शन दे दिया और इस रिएक्शन में आपको पूछ रहा है कि भैया एसिड का कॉन्जुगेट बेस कौन सा है। तो ये तो क्वेश्चन बड़ा आसान है। अब पूछा कब है वो भी तो देखो, पूछा कब है वो भी तो देखो, पीएनएसटी 2021 में। अच्छा मेरे को आपको एक और बात बता रहा हूँ, जैसे आपको पता भी है अभी पीएनएसटी 2022 का पेपर जो हुआ था उसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया, ठीक है, लेकिन उसके पेपर भी आप सर्च करोगे वेबसाइट पे तो आपको ईएसबी की वेबसाइट पे 2022 के पेपर आपको मिलने वाले नहीं है। पर मैंने जब एग्जाम हुई थी तो कुछ बच्चों से मैंने पेपर मंगवाए थे, तो हमारे पास पीएनएसटी 2022 के कुछ पेपर पड़े हुए हैं, तो उन पेपर का सॉल्यूशन लेकर अभी जल्द में इस वीक में आपको सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। काफी सारे पेपर है मेरे पास और उसमें कंप्लीट सिलेबस के क्वेश्चन है, वो कंप्लीट सिलेबस के क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं करवाऊंगा आपको, बस आप जुड़े रहो साथ में। ठीक है चलो, तो भैया पीएनएसटी 2021 में क्वेश्चन आया था, कैसे करना है, तो बेटा आप रिएक्शन देखो पहले, तो आप HCl की रिएक्शन किससे कराया, NH3 से, रिवर्सिबल रिएक्शन है, Cl माइनस और क्या बना था NH4 प्लस। अब देखो ध्यान से, HCl से H निकल रहा है, मतलब ये एसिड की तरह काम कर रहा है, और NH3H प्लस एक्सेप्ट करके ये बना रहा है, तो ये किसकी तरह काम कर रहा है, बेस की तरह। अब क्वेश्चन क्या बोला वो देखो, अम्ल का संयुग्मित क्षार, तो बेटा ये एसिड है, एसिड ने एक H प्लस आयन दिया तो ये इसका क्या बन गया, कॉन्जुगेट बेस। तो ये एसिड का ये क्या बना दिया आपने, कॉन्जुगेट बेस, और बेस ने एक H प्लस आयन एक्सेप्ट किया तो ये कॉन्जुगेट एसिड बनता किसका, बेस का। लेकिन हमको पूछा क्या था उसने, अम्ल का संयुग्मित क्षार, तो ये अम्ल है और इसका संयुग्मित क्षार क्या है, Cl माइनस। तो डी वाला करेक्ट आंसर है, सभी बच्चों से सही बना होना चाहिए, सभी बच्चों से सही बनना चाहिए। आप देख लो जल्दी से, क्या आपका आंसर आया है, करेक्ट बिल्कुल आंसर आया है कि, जल्दी से चेक कर लो, यस और नो जल्दी से बताओ। आया आपका आंसर, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप इसको क्लिक कर लेना, मैं पानी पी लूं थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से प्रबलतम क्षार। अच्छा जी, निम्न में से प्रबलतम क्षार। अब देखो ये क्वेश्चन मेरे सॉल्व करने से पहले कितने बच्चे कमेंट कर देते हैं वो देख लेता हूं मैं पहले, ठीक है। चलिए जो ही बच्चे कमेंट कर रहे हैं मेरे सॉल्यूशन के मेरे बोलने से पहले अगर हो जाते तो बड़ी अच्छी बात है। कैसे करना है, प्रबलतम क्षार पूछा था, स्ट्रॉन्ग बेस पूछा था, इन सब में H जोड़ दो पहले आप, HF, HCl, HBr और HI। क्लियर, अब इनमें अगर मैं बोलूं आपको सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड की अगर हम बात करेंगे इनमें, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, तो यहाँ पे जैसे जैसे साइज ऑफ हेलोजन बढ़ता है वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो HF से ज्यादा एसिडिक HCl, इससे ज्यादा HBr और इससे ज्यादा क्या होता है HI।
तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था आपको, अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था आपको कि मैंने बोला था बेटा जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसका कॉन्जुगेट बेस उतना क्या होता है, वीक होता है। और जितना वीक एसिड होगा उसका कॉन्जुगेट बेस उतना स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसका कॉन्जुगेट बेस F माइनस, इसका Cl माइनस, इसका Br माइनस और इसका I माइनस बनता है। तो सबसे वीक एसिड यही है क्या, HF सबसे वीक एसिड है। तो वीक एसिड बेटा जो है ये वीक एसिड है, तो इसका कॉन्जुगेट बेस कैसा बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जिन बच्चों का आंसर ए आ रहा है बहुत बढ़िया, बहुत शानदार जवाब, ए वाला आपका आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। अच्छा यहां पर देखो 3 एसिड दिया था और उनमें एसिडिटी का ऑर्डर पूछा था। पहला H2SO3, दूसरा H3PO3 और चौथा है HClO3। ठीक है, तीनों में पहले रिलेशन देख लो आप। हम जब पीरियड वाइज एलिमेंट पे चलते हैं तो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और क्या आता है, नियॉन। इसके नीचे बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम, कार्बन के नीचे सिलिकॉन, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर और फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन और यहाँ पे आ जाता है आर्गन। अगर मैं यहाँ पे तीनों एसिड में सेंटर एटम की बात करूं तो सेंटर एटम जो है ना वो एक ही पीरियड के हैं। ठीक है, जब भी एक ही पीरियड के ऑक्सी अम्ल दिए जाएंगे और उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ पूछी जाएगी तो आपको याद रखना है जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है सेंटर एटम की वैसे वैसे उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, या फिर आप उसके सेंटर एटम के ऑक्सीडेशन नंबर से भी इसको लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर आप देखो सल्फर की तो ये आती है +4। यहाँ फास्फोरस की निकाल के देखना आप, फास्फोरस के आप निकाल के देखोगे, 1 मिनट, 6 4 हो के 3 दूनी 6, ये आ जाएगी +3। ठीक है, और यहाँ पे अच्छा ऑक्सीडेशन नंबर से जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आएगी +5। आगे पीछे दिया है सीक्वेंस उसने, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो देखो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर किसकी, क्लोरीन की। वैसे आप इससे जाओगे सीक्वेंस से तो भी लगाना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, सबसे ज्यादा क्लोरीन की, तो इसका ऑक्सी एसिड जो है वो ज्यादा एसिडिक होगा। उससे कम किसकी होगी, सल्फर की, उससे कम किसकी होगी, फास्फोरस की। क्योंकि हमने विद्युत ऋणात्मकता पढ़ा है, तो विद्युत ऋणात्मकता जो है वो आवर्त पे जब बाएं से दाएं जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, और समूह में जब ऊपर से नीचे आते हो तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पे आप चाहे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले ऑर्डर से जाओ या फिर सेंट्रल एटम के ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, तो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर HClO3 की, उससे कम H2SO3 और उससे कम H3PO3 होता है। तो ये हमारे पास ऑर्डर आना चाहिए। ठीक है, तो लगाओ जल्दी से, थर्ड वाला सबसे आगे आना चाहिए। एक ही ऑप्शन में दिख रहा है वो कौन सा है, बी वाला, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है वो कौन सा है, बी वाला आंसर है हमारे पास। ठीक है जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अच्छा ये अब लुईस अम्ल क्षार से क्वेश्चन आ गया है, लुईस एसिड बेस से क्वेश्चन आ गया है। ठीक है जी, तो लुईस एसिड बेस से क्वेश्चन आ गया है, इसको अपन अब देखते हैं। सबसे पहले ना लुईस अम्ल क्षार पढ़ा, मतलब ये जो क्वेश्चन आप कर आए हैं लुईस एसिड बेस थ्योरी को पहले पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद अपने को क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, तब जाके आपसे सारे क्वेश्चन क्लियर बनेंगे। क्लियर है, चलिए चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो है इसमें क्या पूछा गया था देखिएगा, लुईस अम्ल की एसिडिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो बेटा लुईस एसिड की क्वेश्चंस करने से पहले मैं लुईस एसिड के कुछ कॉन्सेप्ट को आपको बता रहा हूँ कि लुईस एसिड एक्चुअल में अगर क्वेश्चन पे आएगा तो कैसे आपको इसको अटेम्प्ट करना है, कैसे इसकी क्वेश्चंस करना है वो देखो। तो यहाँ पे अपन तीसरे नंबर की अब थ्योरी देख रहे हैं जिसको हम लिखते हैं लुईस एसिड बेस्ड थ्योरी। तो लुईस एसिड बेस्ड थ्योरी जो है, लुईस एसिड बेस्ड थ्योरी जो आपको दिखाई दे रही है
लुईस एसिड बेस थ्योरी में लुईस एसिड क्या होते हैं, लुईस बेस क्या होते हैं, इसको समझते हैं। उसके लिए सामने देखते रहिए। तो सबसे पहले यहां मैं लिख देता हूं लुईस एसिड, लुईस अम्ल, और सेकेंड यहां पर अपन बात करेंगे लुईस बेस। पहले दोनों को एक साथ समझ लेते हैं, उसके बाद फिर इनके एग्जाम्पल से बात करेंगे। लुईस एसिड जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी वाली प्रजातियां होती है। लुईस बेस इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है, ये इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाली प्रजातियां होती है। लुईस एसिड की अगर हम बात करें, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अगर हम बोल रहे हैं तो इनमें जो है, जो सेंटर एटम होगा उनको ऑक्टेट बेटा कंप्लीट नहीं होता, इनका ऑक्टेट जो है इनकम्प्लीट होता है, अष्टक अपूर्ण होता है। मतलब जो लुईस एसिड जो स्पीसीज होंगे उनमें जो सेंटर एटम होगा, केंद्रीय परमाणु होगा, उसका अष्टक पूर्ण नहीं होगा, ठीक है। जबकि लुईस बेस जो होते हैं, इसमें जो मॉलिक्यूल होगा उसमें सेंटर एटम जो आएगा उसका ऑक्टेट कैसा होता है, कंप्लीट होता है। अब ऑक्टेट का मतलब आपको समझना चाहिए कि सेंटर एटम जो हम बात करेंगे यहाँ पर, उसकी वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, 8। वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8। अगर 8 इलेक्ट्रॉन है मतलब उसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, लुईस एसिड जो होते हैं बेटा, इनका नेचर क्या होता है कि इनके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं, ठीक है। लुईस बेस की कहानी क्या है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। अब इनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं, कौन, लुईस बेस। जबकि लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। क्लियर, आते आगे। अब देखो, लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर और लुईस बेस इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होते हैं, डोनर होते हैं, ऐसे अपन ने बोल दिए। अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को अपन इलेक्ट्रोफाइल भी बोलते हैं, तो इनको एज अ इलेक्ट्रोफाइल भी आप बोल सकते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं E+ से, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल ऐसी स्पीसीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, कम या इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ऐसे आप बोल सकते हो। यहाँ पे फोर्थ पे आओ, लुईस बेस जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो इनको अपन न्यूक्लियोफाइल भी बोल सकते हैं, हिंदी में बोलेंगे नाभिक स्नेही, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं Nu+ से। क्लियर। अब आप बोल रहे होंगे सर एक दो एग्जांपल बताओ, फिर उसके बाद कुछ टाइप्स होंगे इसके, वो बताओ। तो मैं बिल्कुल एक एक करके बताने का प्रयास करता हूं, तो ध्यान से सुनना। अगर मैं बात करूं यहाँ पर एक एग्जाम्पल की, देखिएगा, अगर मैंने यहाँ पे लिया है BH3 + NH3, ये इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, NH3 + BH3। अब देखो ध्यान से समझना, NH3 में नाइट्रोजन जो स्पीसीज है, या सेंटर एटम कौन है NH3 में, अमोनिया में नाइट्रोजन है, ठीक है। तो नाइट्रोजन के बारे में क्या पता है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, और 2p क्या होता है 3। वैलेंस सेल में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। ऑक्टेट कंप्लीट करने 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, 3 हाइड्रोजन आए, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है। तो वैलेंस सेल में इसके पास नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, जिसमें से 3 इलेक्ट्रॉन 3 बॉन्ड बनाने में चले गए, एक क्या बच गया, लोन पेयर। तो इसके पास एक लोन पेयर यहाँ पे एक्स्ट्रा बचा हुआ है, ठीक है। अगर अब मैं बोरॉन की बात करता हूँ BH3 में, तो BH3 में सेंटर एटम कौन है, बोरॉन, ठीक है। आप ध्यान से सुनना, बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है जी, 5। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, और 2p क्या होता है, 1। इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 1 3। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और 2p में कितना है, 1। तो भैया यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर दो, 2, और यहाँ कितना आ गया, 1। ये ग्राउंड स्टेट की कहानी है। लेकिन एक्साइट करो इसको थोड़ा सा, एक्साइट करने पे यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल कर कहाँ चले जाएगा, 2p y में चले जाएगा। क्लियर। तो अब वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, अभी भी 3 है, और तीनों अनपेयर्ड है। तो अब यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कराओ 3 हाइड्रोजन से, तो 3 बॉन्ड यहाँ बनेंगे, तो ये BH3 ऐसे बन जाएगा। अब समझने वाली बात क्या है, थोड़ा सा समझना है यहाँ पे। बोरॉन ने 3 इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस सेल में, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके 3 बॉन्ड बनाया। तो इसकी वैलेंस सेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 2 4 6। इसकी वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है जी,
क्या इसका अष्टक पूर्ण हुआ है? नहीं। यहाँ पे आओ अमोनिया के केस में, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 5। 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके 3 बॉन्ड बनाए, मतलब यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। और 2 इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ बच गए हैं वैलेंस शेल में, जिसको लोन पेयर बोल रहे हो आप, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म बोल रहे हो। तो 2 4 6 और 2 8। नाइट्रोजन का अष्टक कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसके पास एक लोन पेयर बच रहा है। क्या बच रहा है? लोन पेयर। और बोरॉन के पास जब वो 3 बॉन्ड बना रहा है, उसके बाद देखो उसके पास एक खाली वाला ऑर्बिटल बच रहा है यहाँ पे 2pz। क्या बच रहा है? 2pz। मतलब बोरॉन जो है इसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल बच जाता है बेटा, कौन सा? pz। तो ध्यान से समझना, बोरॉन का यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। और हमारे पास जो नाइट्रोजन है, इसके पास क्या है बेटा? इसके पास एक लोन पेयर है। इसके पास क्या है? एक लोन पेयर है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। और इसका ऑक्टेट भी क्या है? कंप्लीट। तो ये लोन पेयर को ना इसको शेयर कर देता है इससे। किसको? बोरॉन को। बोरॉन के वैकेंट पी ऑर्बिटल में। तो यहाँ पे NH3 और BH3 के बीच में एक ऐसे तीर वाला बॉन्ड बनता है। ये तीर वाला जो बॉन्ड बन रहा है, इसको अपन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हिंदी में क्या बोलते हैं? उपसहसंयोजी बंद इसको अपन बोलते हैं। क्लियर? उपसहसंयोजी बंद अपन इसको बोलते हैं। इसमें बेटा जो बॉन्ड में जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, वो किसके बताओ? नाइट्रोजन के। दोनों इलेक्ट्रॉन किसके? नाइट्रोजन के। तो नाइट्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है यहाँ पे, किसको? बोरॉन को। ठीक है। तो अब बोरॉन की वैलेंस शेल में आप इलेक्ट्रॉन गिनोगे तो ये 6 इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही थे, और ये 2 बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं उसको भी अब इसकी वैलेंस शेल में आप काउंट कर सकते हो। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। और नाइट्रोजन के पास अभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 8 है। 8 के 8 बने रहेंगे, क्योंकि वो कंप्लीट डोनेट नहीं कर रहा है, उसको शेयर कर रहा है। और जब भी कोई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, तो जिन स्पीसीज के बीच में वो बॉन्ड बन रहा है, उनके इलेक्ट्रॉन को उन दोनों एलिमेंट की वैलेंस शेल में काउंट करते हैं। इतना आपको याद रखना है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन कर रहा है? NH3 मॉलिक्यूल। तो इसको अपन बोलेंगे लुईस बेस। और BH3 मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसको बोलेंगे लुईस एसिड। तो इस टाइप से आपको कॉन्सेप्ट समझना है। तो मैंने क्या बोला था? लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, इनके सेंटर एटम में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं। तो भैया बोरॉन जो है इसको ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण किया। जितने इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए थे ऑक्टेट कंप्लीट करने, उतने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और ऑक्टेट कंप्लीट किया। इसको इलेक्ट्रोफाइल भी हम लोग कहते हैं। क्लियर? लुईस बेस के बारे में क्या है? ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर ये डोनेट करते हैं आगे स्पीसीज को, और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं। अब मैंने काफी सारे आपको ये एक एग्जांपल भी मैंने बताया। अब मैं इसके साथ साथ कितने टाइप के लुईस एसिड होते हैं, कितने टाइप के लुईस बेस होते हैं, ये बता रहा हूं। और ये पीएनएसटी में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, इसलिए अच्छे से आपको याद रखना है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ लुईस एसिड या क्लासिफिकेशन ऑफ लुईस एसिड। क्लासिफिकेशन ऑफ लुईस एसिड। मैं इसको 2 स्लाइड में खत्म कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, फटाफट से देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लुईस, अरे एक मिनट। क्लासिफिकेशन ऑफ लुईस एसिड। तो लुईस एसिड का क्लासिफिकेशन कुछ कैटेगरी में किया जाता है। सबसे पहले देखो, मैं लाइन टू लाइन हेडिंग डाल के ही बता देता हूं आपको, ध्यान से सुनना। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन की कमी वाले कंपाउंड। बेटा इसमें ना आपको क्या याद रखना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। वो क्या है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें सेंटर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। क्लियर? तो देखो जरा ध्यान से, यहां पे मैं कुछ एग्जांपल यहां लिख रहा हूं, भूलना मत। बोरॉन की जितनी भी स्पीसीज आपको दिख जाए एग्जाम में, उसको आप हमेशा लगाएंगे कि भाई ये क्या है? लुईस एसिड है। क्या है? लुईस एसिड है। मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, देखना। BH3, अगर आपको BH3 दिख जाए, आपको BF3, BCl3, BBr3, BI3, B2H6,
यहीं पे आपको दिख जाए BOH होल थ्राइस। अब देखो ये BOH होल थ्राइस को ना वो आपको कभी कभी ऐसे लिख के देगा H3BO3 ऐसे लिख के देगा, ये बोरिक एसिड होता है। तो गड़बड़ नहीं करना, ये चीज यही चीज ये भी है, लेकिन लिखने का तरीका अलग अलग हो गया, तो कभी कभी हमको दे देगा, तो कंफ्यूज नहीं होना बेटा, कंफ्यूज नहीं चाहिए, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहीं पे बोरॉन फैमिली में एल्यूमिनियम भी आता है, तो एल्यूमिनियम, जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड दे दिया, एल्यूमिनियम फ्लोराइड दे दिया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड दे दिया, तो ये भी लुईस एसिड की कैटेगरी में इनको आप रख सकते हो। क्लियर। इनमें सेंटर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसलिए इनको अपन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज बोल रहे हैं। जितने एग्जांपल मैं बता रहा हूं सारे के सारे एग्जांपल में से ही आपको क्वेश्चन में दिख जाएंगे। ये जितने एग्जांपल मैं बता रहा हूं इसके बाहर आपको एग्जांपल नहीं दिखेंगे, यहीं से एग्जांपल होंगे, इसलिए अच्छे से आपको यहां पे समझना है। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे। सेकेंड पॉइंट देखना। नेक्स्ट, जितनी भी केटायनिक स्पीसीज है, केटायनिक स्पीसीज, अब केटायनिक स्पीसीज मतलब जिन पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। जिन पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। उनको किस टाइप से आप उनको क्या बोलोगे, आप लुईस एसिड बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो आप उनको, लुईस एसिड बोल सकते हो। जैसे एग्जांपल देखो, H+ आयन, ठीक है, H+ आयन हमारे पास है, और मेटल के ऊपर अगर कभी पॉजिटिव चार्ज आ गया, जनरली डी ब्लॉक मेटल अपन बड़े शानदार से एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे Fe2+ हो गया, Fe3+ हो गया, ठीक है। यहीं पर अब ये Fe2+, Fe3+ के कभी सॉल्ट आ गए तो उसको भी याद रखना, Cu+2 हो गया, Hg+1 हो गया, Ag+1 हो गया, ठीक है। यहीं पर आपके पास Mn+2 हो गया, Mn+3 हो गया। यहीं पे आपके पास निकिल का ले लो, Na+2 हो गया, Na+4 हो गया। अब कोबाल्ट ले लो, +2 हो गया, क्रोमियम ले लो, +3 हो गया। ऐसे काफी सारे एग्जांपल। अब ये जो है ना, ऐसे आयंस फॉर्म में नहीं दिया आपको, उसने सॉल्ट के फॉर्म में दे दिया। जैसे आपको बोल दिया उसने FeCl3, अब ये किसकी तरह काम करेगा, तो बेटा यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, इसके ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +3 यहाँ पे। तो ये वाला जो सॉल्ट है ना यहाँ पे किसकी तरह काम करेगा, लुईस एसिड की तरह काम करेगा। जब भी डी ब्लॉक मेटल आपको दिखाई दे रहे हैं और उनमें ऑक्सीडेशन नंबर, आपको डी ब्लॉक मेटल देखना है यार, डी ब्लॉक मेटल का अगर कोई सॉल्ट दिख रहा है, डी ब्लॉक मेटल का अगर कोई सॉल्ट दिख रहा है, तो उस सॉल्ट में उसके ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर लो, और उसके पास यदि वैकेंट ऑर्बिटल खाली है, मतलब उसके वैकेंट ऑर्बिटल है डी वाले, ठीक है, तो आप समझ जाएं कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। इसी कारण से हम उसको लुईस एसिड यहाँ पे कंसिडर करेंगे। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्लासिफिकेशन आता है बच्चों, ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल। तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आता है ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल, अधातुओं के ऑक्साइड, अधातुओं के ऑक्साइड। सर ये अधातुओं के ऑक्साइड कैसे, क्या है, समझ नहीं आया। तो बेटा अधातुओं के ऑक्साइड में हमको 3 एग्जांपल याद रखना है, और ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, CO2, SO2 और SO3। अब आप बोलोगे सर ये 3 एग्जांपल जो आप बता रहे हो नॉन मेटल के ऑक्साइड वाले, ये कैसे लुईस एसिड होंगे, तो देखो जरा ध्यान से। इनमें क्या होता है ना, सेंटर एटम जो होता है, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ CO2 को, इसमें सेंटर एटम से कौन जुड़ा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा है। कौन जुड़ा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा है। तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या करता है, पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। तो जैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग इसकी ओर होगी, तो यहाँ देखो इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इधर डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा है, और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और अगर मान लो ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो इसका ऑक्टेट क्या हो गया, इनकम्प्लीट हो गया। मतलब ये जो है इसका ऑक्टेट जो है वो अनकंप्लीट हो गया। ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो गया मतलब भैया ये किसकी तरह काम करने लग जाएगा, लुईस एसिड की तरह काम करने लग जाएगा। तो ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल जो होंगे, इनमें क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मतलब ऑक्सीजन जो है वो सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ा हुआ है। तो ऑक्सीजन की मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण क्या होता है, ये
पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते हैं, जिसके कारण सेंटर मेटल एटम जो होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। पॉजिटिव चार्ज आता है मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी बोल सकते हो आप, या उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल की प्रेजेंट बोल सकते हो, जिसके कारण वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। इसी कारण से लुईस एसिड की तरह ये काम करेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट नंबर क्लासिफिकेशन का, वैकेंट डी ऑर्बिटल कंटेनिंग स्पीसीज। वैकेंट डी ऑर्बिटल कंटेनिंग स्पीसीज। डी ऑर्बिटल देखो, रिक्त डी ऑर्बिटल रखने वाली स्पीसीज के कुछ एग्जांपल देखो जो लुईस एसिड की तरह काम करते हैं। ठीक है जी, इसमें काफी सारे एग्जांपल हैं, जैसे SF4 है, IF3 है, IF5 है, SnCl2 है, SnCl4 है, SiF4 है, SiCl4 है, ठीक है, PCl3 है। ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल हैं जिनमें सेंट्रल एटम के पास जो है ना वैकेंट क्या होता है, डी ऑर्बिटल होता है। और वैकेंट डी ऑर्बिटल होने के कारण क्या होता है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसलिए इनको भी हम किसके अंदर रखते हैं, लुईस एसिड के अंदर रखते हैं। जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है मैंने यहाँ पे लिखवा दिए हैं, और काफी सारे एग्जांपल्स हैं और भी, बुक में जितने दिए होंगे वो आप अच्छे से रीड कर लेना, ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर से जाके। तो ये हो गया हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ लुईस बेस, सॉरी लुईस एसिड, है ना। मैंने लुईस बेस लिख दिया और लुईस एसिड पढ़ा दिया, और एक मिनट इसको सुधार लेना, नहीं तो बोले हेडिंग ही गलत डाले थे सर और पढ़ा क्या रहे हो आप। इसको लुईस एसिड करना, क्लासिफिकेशन ऑफ लुईस एसिड। अभी अपन लुईस एसिड का क्लासिफिकेशन देखे, अब लुईस बेस का क्लासिफिकेशन देखो। क्लासिफिकेशन ऑफ लुईस बेस। अब लुईस बेस का क्लासिफिकेशन अपन लोग देख रहे हैं। ठीक है जी, तो लुईस बेस का क्लासिफिकेशन बेटा जनरली हम लोग यहाँ पर दो टाइप से देखेंगे। कितने टाइप से देखेंगे? दो टाइप से। पहले नंबर पे याद रखना, मैं यहाँ पेन का कलर चेंज करता हूं। पहले नंबर पे, ठीक है, पहले नंबर पे अपन देख लेते हैं यहाँ पर दो स्पीसीज, दो स्पीसीज में इसका हिंदी बता रहा हूं, विच सेंट्रल एटम हैव, सेंट्रल एटम हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हिंदी में मैं बता दे रहा हूं आपको, इसको लिख लेना आप। ऐसी स्पीसीज जिनमें सेंट्रल एटम के पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है, ऐसी स्पीसीज जिनमें सेंटर एटम मतलब केंद्रीय परमाणु के पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होंगे, उनको अपन यहाँ पे लुईस बेस की कैटेगरी में रख सकते हैं। अब इसमें ना काफी सारे एग्जांपल आ सकते हैं, जैसे देखो मैं ऐसी नाइट्रोजन की स्पीसीज लिखता हूं। सबसे पहले नाइट्रोजन स्पीसीज मतलब जिसमें सेंटर एटम क्या होगा, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की स्पीसीज लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। जैसे मैं बात कर रहा हूँ अमोनिया, इसमें नाइट्रोजन के पास कितना लोन पेयर है, 1 डिग्री एमीन। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है। 2 डिग्री एमीन, 1 लोन पेयर नाइट्रोजन के पास। 3 डिग्री एमीन, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर। यहाँ पे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको लिखवाया था हाइड्रोजन, इस पे 2 नाइट्रोजन है, दोनों के पास एक एक लोन पेयर। फिर फेनिल हाइड्रोजन, ये देखो लोन पेयर दिखाई दे रहा है। यहीं पे आपने देखा था पाइरिडिन, सेंटर एटम के पास लोन पेयर। ठीक, इसी प्रकार से ऑक्सीजन की स्पीसीज में एक दो लिख देता हूं, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है जी। ऑक्सीजन में जैसे वाटर है, वाटर में सेंटर एटम कौन है, ऑक्सीजन, इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं। अगर मैं एल्कोहल लिखूं, एल्कोहल में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, ROH। अगर मैं ROR लिखूं, ईथर बोलते हैं इसको,
इस पे ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, तो ये किसकी जैसे काम करेंगे, लुईस बेस। ठीक है, ये लोन पेयर एक्सेप्ट डोनेट कर सकते हैं। अगर मैं सल्फर की स्पीसीज लिखूं, बहुत सारे एग्जांपल आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे देखो HSH, सल्फर के पास कितने लोन पेयर है, 2। सल्फर के पास कितने लोन पेयर है, 2। यहाँ पे RSH लिखूं, सल्फर के पास सेंटर एटम सल्फर है, कितने लोन पेयर है, 2। अगर मैं RSR लिखूं, सल्फर के पास कितने लोन पेयर है, 2। मतलब कहने का ये है कि अगर आपके पास किसी मॉलिक्यूल में सेंटर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है और उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वो बेटा लुईस बेस की तरह काम करेगा। किसके जैसे, लुईस बेस। दूसरा क्लासिफिकेशन देखेंगे, क्लासिफिकेशन नंबर 2 देखिएगा। इसमें जितने भी एनायनिक स्पीसीज है, एनायनिक स्पीसीज अपन इसके अंदर ले सकते हैं। एनायनिक स्पीसीज जो है वो किसके तरह काम करेगी बताओ, लुईस बेस की जैसे। जैसे देखो F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। ठीक है, एनायनिक स्पीसीज की बात हो रही है। ठीक है, फटाफट से अपन ऐसे काफी सारे एग्जांपल लिखते हैं, जैसे F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, और भी एग्जांपल्स हैं जो मैं इंक्लूड कर रहा हूं, ध्यान से सुनते जाना। जितने भी एनायन अपने को लगभग नॉलेज में है वो सारे लिख सकते हैं अपन यहाँ पे। जैसे OH माइनस, NO3 माइनस, SO4 माइनस, HSO4 माइनस, HCO3 माइनस, CO3 2 माइनस। ठीक है, नाम लिखना है तो वो भी बता दूं, N3 माइनस, P3 माइनस, NO2 माइनस, N3 माइनस, H2PO4 माइनस। बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो एनायनिक स्पीसीज आपको जितनी भी दिखाई देगी, यहाँ H माइनस भी लिख लो। ठीक है, तो एनायनिक स्पीसीज जिनमें सेंटर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होगा, है ना भाई, तो उनको आप यहाँ पे लुईस बेस के अंदर कंसीडर कर सकते हैं। ठीक, तो मैंने सबसे पहले लुईस एसिड और लुईस बेस क्या होते हैं वो समझा दिया आपको, उसी के साथ में मैंने उनकी क्लासिफिकेशन भी बता दी है। अब अपन क्वेश्चंस करेंगे, अब अपन क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। चलो यहाँ तक आपको हो गया है, तो फटाफट से क्वेश्चंस करेंगे। आते क्वेश्चन नंबर 16, वह प्रजाति जो लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करती है लेकिन ब्रोंस्टेड अम्ल नहीं है, क्या बोला समझ लो पहले। इसके पहले वाला क्वेश्चन 15 नंबर का हो गया था क्या, एक मिनट, नहीं 15 वाला पहले करते, ओके। 15 वाला देखो, लुईस अम्ल की अम्लता का घटता हुआ क्रम। अच्छा सर, आपने तो बोरॉन वाली स्पीसीज सारी की सारी लुईस एसिड बोले थे, सर यहाँ कैसे करेंगे आप, तो बेटा बहुत आसान है। देखो नीट में भी क्वेश्चन आता है यहाँ से, BF3, BCl3, BBr3 और BI3। ठीक है, इसको मैंने क्लासरूम में बता के रखा हूं, इसका कॉन्सेप्ट आपको क्या होता है कि कॉन्सेप्ट होता है बैक बॉन्डिंग। ठीक है, क्या, बैक बॉन्डिंग, इसको पश्चाबंध बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ध्यान सुनना, मैं एग्जांपल से बताता हूँ। बोरॉन के साथ जो यहाँ पे हेलोजन लगे हैं, अगर हम बात करेंगे तो बोरॉन का जो वैलेंस ऑर्बिट, वैलेंस शेल में जो ऑर्बिटल है वो कौन सा है, 2p। ठीक है, और यहाँ पे फ्लोरीन के पास भी जो ऑर्बिटल है जो बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग ले रहा है वो कौन सा है, 2p है। ठीक है, साथ ही हेलोजन्स में 3 क्या बचते हैं, लोन पेयर। जब एक बॉन्ड बनाते हैं उसके बाद इनके पास 3 लोन पेयर बचते, क्यों, क्योंकि हेलोजन की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 में से एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में जाता है, तो इनके पास 3 क्या बचते हैं, लोन पेयर। अब देखो ये क्या होता है कि ये 2p ऑर्बिटल जब होते हैं तो इसके पास p ऑर्बिटल वेकेंट वाला है और इसके पास जो लोन पेयर है, ठीक है, 3 इसके पास लोन पेयर है। तो होता क्या है कि इनकी सेम साइज होने के कारण, इनकी ऑर्बिटल की सेम साइज होने के कारण फ्लोरीन जो है अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको ऐसा शेयर कर देता है लोन पेयर का, तो यहाँ पे एक बैक बॉन्ड बन जाता है और बैक बॉन्डिंग होने के कारण फ्लोरीन, बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे पहले से 2 4 6 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन फ्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दिया, तो यहाँ पे क्या बन गया, बैक बॉन्ड। तो यहाँ बैक बॉन्डिंग हो गई। तो बैक बॉन्डिंग होने के कारण क्या हो रहा है, बैक बॉन्डिंग होने के कारण क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक बॉन्ड बन गया और इस बॉन्ड के जब 2 इलेक्ट्रॉन बोरॉन को मिलेंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन 2 4 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएंगे। मतलब इसका ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट। और ऑक्टेट कंप्लीट हो गया बेटा तो लुईस नेचर, लुईस एसिड बेस नेचर क्या हो गया, कम। अब यहाँ समझना सर, यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ बोरॉन के पास वैलेंस शेल में कौन सा ऑर्बिटल है, 2p। फ्लोरीन के पास भी कौन सा है, 2p।
यहाँ पे आओ, बोरॉन के पास 2p ऑर्बिटल, क्लोरीन का साइज बड़ा होता है तो इसकी वैलेंस शेल कौन सी हो गई 3p, इसकी बाहरी कक्षा में कौन सा ऑर्बिटल आता है 3p, यहाँ बोरॉन के पास 2p है, फ्लोरीन ब्रोमीन के पास आ जाएगा 4p, और इसके पास वैलेंस शेल में 2p और इसकी वैलेंस शेल में आ जाएगा 5p। तो आप क्या देख रहे हो, सबसे साइज सेम कहां पर है, बोरॉन और फ्लोरीन जो एलिमेंट है इनकी वैलेंस शेल के जो ऑर्बिटल्स है उनका साइज सेम है, तो यहाँ बैक बॉन्डिंग आसानी से होती है, और बैक बॉन्डिंग आसानी से होने के कारण यहाँ पे फ्लोरीन जब बोरॉन को जो है इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करता है तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो बैक बॉन्डिंग इधर से इधर आओगे तो क्या होगी, समझना क्या बोल रहा हूं, इधर आ रहे हो तो बैक बॉन्डिंग क्या हो रही है, इंक्रीज, बैक बॉन्डिंग इंक्रीज हो रही है, और बैक बॉन्डिंग अगर इंक्रीज हो रही है तो बेटा लुईस एसिड का जो नेचर है या एसिडिक नेचर आप बोल दो, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। बैक बॉन्डिंग जितनी अच्छी होगी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर तो आप ऐसे लगाओगे, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ऐसे लगाओगे, क्योंकि इधर चलोगे तो बैक बॉन्डिंग हो नहीं सकती, क्योंकि साइज ऑर्बिटल्स की क्या है, बहुत ज्यादा है, बड़े हैं, 2p और 5p में साइज का डिफरेंस बहुत ज्यादा आएगा ऑर्बिटल्स के, तो वह बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, बैक बॉन्डिंग नहीं होगी तो बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट होगा क्या, नहीं होगा, इसके कारण वो लुईस एसिड इसका क्या हो जाएगा, ज्यादा नेचर है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से, कहां है Bi3, ये देखो यहां दिख रहा है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ, सी वाला आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, क्वेश्चन नंबर 16 देखना। ओके, देखो वह प्रजाति जो लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करती है लेकिन ब्रोंस्टेड अम्ल नहीं है, तो बेटा ये तो लुईस अम्ल की तरह काम नहीं करेगी, ये भी नहीं करेगी क्योंकि एनायनिक स्पीसीज तो लुईस बेस होती है, BF3 लुईस एसिड की तरह काम करेगा, ये एनायनिक स्पीसीज जो है ये भी लुईस एसिड की तरह काम नहीं करेगा, ये एनायनिक वाले तो लुईस बेस होते, ये देखो BF3 ये लुईस अम्ल की तरह काम करेगा, लेकिन साथ में क्या बोला था, ब्रोंस्टेड अम्ल नहीं है। अब भैया ये BF3 जो है ये अगर H+ आयन देता, ये H+ आयन देता ना, तब जाके ये ब्रोंस्टेड इसको एसिड बोलते आप, लेकिन ये ब्रोंस्टेड एसिड क्यों नहीं, ब्रोंस्टेड एसिड नहीं है बोला था ना उसने, तो बेटा इसके पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं है, तो वो देगा ही नहीं, तो ब्रोंस्टेड अम्ल नहीं होगा, सीधी सी बात है, क्लियर। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर BF3 है, क्या है, BF3 है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल क्षार है, अच्छा ये तो अपना वाले कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था, क्या नाम, ब्रोंस्टेड लुईस सॉरी ब्रोंस्टेड एसिड बेस से क्वेश्चन था याला, दुर्बल क्षार बोला है, तो बेटा इनमें आप क्या करो, देखो ये बना कैसे है उसको सबसे पहले समझो, तो देखो सब में एक एक H जोड़ के देखते हैं, इस पे H जोड़े तो ये क्या बना H2, इस पे एक H जोड़े तो क्या बना CH4, इस पे एक H जोड़े तो क्या बना HCl, और इस पे एक H जोड़ोगे तो CH3OH। अब यहाँ देखो सबसे वीक बेस बोला है उसने, सबसे वीक बेस, तो ये क्या है, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड दिख रहा है कि नहीं, और स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस जो होता है वो कैसा होता है, वीक, तो Cl- आयन यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि इन सभी में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड ये है, और स्ट्रॉन्ग एसिड है मतलब इसे एक H+ आयन निकालोगे तो जो बेस बनेगा, कॉन्जुगेट बेस बनेगा, वो कैसा बनेगा, वीक, और आपको सबसे वीक बेस पूछा था तो आंसर क्या आ जाएगा, Cl- आयन, क्लियर। कॉन्सेप्ट कई बच्चों को समझ नहीं आते तो गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म लुईस अम्ल का है, देखो जरा यहां पर देखो, पूरा पेयर पूछा था उसने, ठीक है ना, ओके, यहाँ NH4+ बोल रहा है, NH4+ बेटा NH4+ जो होता है इसमें क्या होता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के हाइड्रोजन को नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देता है, हालांकि इस पे प्लस चार्ज आएगा लेकिन इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, तो इसको आप लुईस एसिड नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ पे BCl3 तो है लुईस अम्ल लेकिन ये नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है सेंटर एटम। यहाँ पे आओ AlCl3 इसमें ये तो है, लेकिन H2CO3 जो है इसमें कार्बन सेंटर एटम, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये नहीं है, BeH2 है एक्चुअल में, ये BeH2 है, ठीक है, ये तो HCl और HNO3 तो हो ही नहीं सकते क्योंकि ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। BeH2 में जो बेरिलियम है इसकी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं, तो इसको लुईस एसिड कंसीडर कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। और FeCl3 अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, इस पे मेटल कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में +3, तो इसका वैकेंट d ऑर्बिटल होगा,
तो इसको भी आप लुईस एसिड कंसीडर कर सकते हैं। आंसर हो जाएगा सी बेटा। आंसर क्या हो जाएगा सी। 2019 में पूछा था, आप चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 19 जल्दी से बताना अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो। निम्नलिखित में से कौन सा लुईस अम्ल है? बेटा Cn माइनस आयन, ये तो एनायन है और एनायन तो लुईस बेस होते हैं, ये तो लुईस बेस होते, गलत हो गया। दूसरा एसिटिक एसिड, बेटा एसिटिक एसिड ये लुईस एसिड नहीं हो सकता क्योंकि सेंटर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है। Bf3 बिल्कुल सही है, सेंटर एटम बोरॉन है और यहाँ पे भी सेंटर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए ये भी आंसर नहीं। केवल Bf3 में सेंटर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। आप बोलोगे सर बेक बॉन्डिंग, बेटा बेक बॉन्डिंग आपको तभी चेक करना है जब इसकी सिमिलर स्पीसीज से कंपैरिजन करोगे तब, नहीं तो आपको सीधे आंसर लगाना है यहाँ पे, ठीक है। तो Bf3 आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अम्लीता का सही क्रम, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने ये वाला क्वेश्चन करवाया था आपको, ठीक है, आपको याद भी होगा। जब मैंने बोला था कि क्लोरीन के ऑक्सी अम्ल दिए जाएंगे तो आपको सेंटर एटम की क्या करना है, ऑक्सीकरण संख्या निकाल के देखना है। जिसकी ऑक्सीकरण संख्या ज्यादा होगी क्लोरीन में या क्लोरीन की, उसका वही आपका आंसर होगा। यहाँ क्लोरीन के ऑक्सीडेशन नंबर +1, यहाँ पे +3, यहाँ पे +5 और यहाँ पे +7 है। आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालते आती होगी, नहीं आती होगी तो रेडॉक्स रिएक्शन मैंने अभी चैप्टर करवाया हूँ, उसमें मैंने ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं उसको बताया है, तो उसको आप कर लेना। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगी वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। 2021 में क्वेश्चन आया हुआ था, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में लुईस अम्ल की तरह गुण रखता है। अच्छा जी, यहाँ पे आओ ClF3। ClF3 सर सेंटर एटम कौन है, फ्लोरीन और सॉरी क्लोरीन, और इससे कितने फ्लोरीन जुड़े, 3। क्लोरीन सेंटर एटम था, क्लोरीन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में गए, मतलब इसके पास कितने लोन पेयर बचे होंगे जी, इसके पास 2 लोन पेयर बचे होंगे। तो ये फ्लोरीन, ये दूसरा फ्लोरीन, या फिर आप इसको ऐसा स्ट्रक्चर ही बना के मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर लोन पेयर कितने रहने वाले, 2, एक फ्लोरीन इधर, 2 फ्लोरीन इधर। अब देखो जरा, ये जो क्लोरीन है, इस क्लोरीन का 2 4 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए और 2 लोन पेयर भी है, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। और ऑक्टेट कंप्लीट होने के साथ साथ इसके पास क्या बच रहे, लोन पेयर। तो ये ना बेटा यहाँ पर लुईस अम्ल की तरह तो काम नहीं करेगा, ये काम कर सकता है लुईस बेस की तरह। क्यों? क्योंकि सेंटर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है और उसके पास लोन पेयर भी है। क्लियर? अच्छा, NCl3, NCl3 में सेंटर एटम कौन है, नाइट्रोजन, इससे 3 क्लोरीन जुड़ रहे हैं और इसके पास एक लोन पेयर है। अगर सेंटर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ और लोन पेयर भी प्रेजेंट है तो वो लुईस बेस की तरह काम करेगा। मतलब ये दोनों गलत हो चुके हैं। लुईस एसिड पूछा था, Bf3 दिखा क्या आपको, यस Bf3 करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। BrF3 की बात करोगे तो वो सिमिलर केस इसी के जैसे, क्लोरीन को हटा के ब्रोमीन लगा देना, सेम केस ऐसे ही बनेगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी वाला लुईस अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स के क्वेश्चन थे। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसको कराने से पहले मुझे सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, मतलब विलेयता क्या होता है, विलेयता गुणनफल क्या होता है, और पीएच, पीएच के बहुत सारे क्वेश्चन आगे आए हुए हैं। तो वो जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं उसको अपन इसके बाद वाले लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही हम लोग पढ़ रहे हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।